नमस्कार, एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन मध्य प्रदेश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लगातार बात कर रहे हैं शिवराज सरकार के 1 साल के कामकाज की और अब बात करेंगे इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए आधी आबादी की पूरी राजनीति की। मध्य प्रदेश की आधी राजनीति आधी महिलाएं संभाल रही हैं। वे कहां पर हैं, अपनी अपनी पार्टी के लिए वे क्या कर रही हैं, इस पूरे मसले पर बातचीत करेंगे। उसके लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे। सबसे पहले इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपनी सहयोगी शोभना यादव को मंच पर बुलाना चाहता हूं और शोभना के साथ इस शिखर सम्मेलन को आगे बढ़ाएंगी पूर्व मेयर कृष्णा गौर। उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं मैं। इसके अलावा हमारे साथ मंच पर दीप्ति सिंह भी रहेंगी। स्वागत है आपका दीप्ति जी। भक्ति शर्मा रहेंगी मंच पे और मेघा परमार। तो शोभना के पास चलते हैं और बात कर लेते हैं आधी राजनीति की, पूरी आधी आबादी की पूरी राजनीति की। बहुत बहुत धन्यवाद विकास। मैं समझ सकती हूँ आपकी मजबूरी, आपको आधी आबादी पूरी राजनीति बोलने में थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि यही तो महिलाओं की मांग है कि पुरुष हमें हमारा अधिकार दें, 30% संसद में हमें जो है वो रिजर्वेशन दें। तो तमाम मेरे साथ मेहमान हैं। कृष्णा गौर जी बैठी हुई हैं मेरे साथ, बीजेपी से ताल्लुक़ रखती हैं, बाबूलाल गौर की बहू हैं और मेयर रही हैं सबसे पहली। दीप्ति सिंह जी कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, एमपी महिला कांग्रेस की आप वर्किंग चेयरमैन भी हैं। भक्ति शर्मा जी जो है वो बारखेड़ी अब्दुल्ला गांव, और भक्ति शर्मा जी का जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत खास हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि यूएस से अपनी पढ़ाई लिखाई, अपना करियर, अपना सब कुछ छोड़ के भक्ति जी यहाँ भारत में आई और बारखेड़ी अब्दुल्ला गांव से सरपंच वो चुनी गई। उन्होंने अपने गांव की तरक्की को अपने करियर के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी। और चौथी मेहमान तो बहुत ही खास है मेरे साथ, मेघा परमार जी, जो कि जिसे कहा जाए कि माउंट एवरेस्ट और किलिमंजारो के शिखर तक पहुंच चुकी हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ये 4 वो सशक्त महिलाएं इस समय मंच पर मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपनी एक सफलता पाई है। मैं अब शुरुआत सबसे पहले करूंगी कृष्णा गौर जी। कृष्णा जी, मध्य प्रदेश की अगर राजनीति की हम बात करें, हम सत्ता की शासन की बात करें, तो जो नेताओं के नाम दिमाग में आते हैं वो सब पुरुष नेता हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, माधवराव सिंधिया हो, तमाम महिलाएं नहीं हैं, जबकि आधी आबादी है। क्या वजह आप देखती हैं और आप अपने को कहाँ पाती हैं इस राजनीति में? शोभना जी, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि आबादी के अनुपात से हम यदि देखें तो महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बहुत कम है। और जब भी कभी राजनीति की बात आती है तो पुरुषों का नाम पहले आता है, महिलाओं का पीछे लिया जाता है। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति सामाजिक परिवर्तन और सत्ता समाज सेवा का सबसे सशक्त माध्यम होता है। लेकिन यह भी सच है कि आधी आबादी की भागीदारी के बिना बहुत कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। यदि समाज के, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की बात हम करेंगे तो महिलाओं का सार्वजनिक जीवन में आना, उनकी भागीदारी आवश्यक ही नहीं बल्कि अपरिहार्य है और इसको सबको समझना होगा। धीरे धीरे ही सही समझ में आ रहा है। महिलाएं राजनीति में भी अब आगे आ रही हैं, लोगों की सोच बदल रही है, राजनीतिक दलों की सोच बदल रही है। निचले स्तर पर तो स्वाभाविक रूप से अवसर मिलने शुरू हो गए हैं। 50% स्थानीय निकायों में, ग्राम पंचायतों में हमें अवसर मिला है तो महिलाओं ने अपने आप को साबित किया, निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार बनी। लेकिन आज भी हमें दरकार है विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण की। और निश्चित रूप से मैं मानती हूँ ऐसा कि आने वाले समय में महिलाओं को विधानसभा में, लोकसभा में 33% आरक्षण देना ही होगा, क्योंकि जब हम संतुलित विकास की बात करते हैं, संतुलित राजनीति की बात करते हैं तो समाज महिला और पुरुष दोनों से मिलकर बना है। तो समाज के हर वर्ग में दोनों की बराबर भागीदारी होनी चाहिए। आपने कहा कि आधी आबादी पूरी राजनीति, तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि आधी आबादी की जब तक पूरी हिस्सेदारी नहीं होगी तब तक राजनीति पूरी नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। दीप्ति सिंह जी, बीजेपी और कांग्रेस के अपने बड़े मतभेद रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बात को लेकर, इस मांग को लेकर आप जरूर कृष्णा गौर जी के साथ होंगी। निश्चित तौर पे बीजेपी के और कांग्रेस के कई जब राजनीतिक उसमें देखते हैं तो बहुत मतभेद होते हैं। और मैंने शुरू से कई डिबेटों में भी ये बात कही है कि महिला को
जब महिला के सम्मान की बात है, उसके अधिकार की बात है, तो वो किसी भी दल की हो, हमें साथ में होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी चीज है। जब तक हम अगर साथ में नहीं होंगे, तो आज आपका जो हमारा जो प्रोग्राम आपने दिया है कि आधी आबादी पूरी राजनीति, जी हम शिखर पे पहुंचेंगे कैसे? बिल्कुल ठीक। हमारे पास भक्ति जैसी बेटियां हैं, हमारे पास मेघा परमार जैसी बेटियां हैं जो शिखर पे पहुंची हैं। भक्ति, आपने बताया कि भक्ति बाहर से पढ़ के आई हैं और वो राजनीति में आके सरपंच बनी, और उन्होंने, मैं जहां तक भक्ति के बारे में जानती हूँ जी, भक्ति की पंचायत में मुझे लगता है कि जब से पंचायत संभाली है वहां पे कोई महिला अपराध नहीं हुआ। तो राजनीति में अगर जब महिला आएगी और हम सब जब एक होंगे, तो मुझे लगता है जो अपराध है वो कम तो होगा। बिल्कुल। महिलाएं शिखर पे भी की भी बात नहीं जी, होगी। बिल्कुल। अगर महिलाएं सत्ता में आएंगी, ज्यादा से ज्यादा आएंगी और उस जगह तक पहुंचेंगी, तो शायद इस तरीके के मुद्दे भी नहीं आएंगे। मैं अब भक्ति, क्योंकि बहुत आपका जिक्र हो रहा है और जाहिर सी बात है कि आप यूएस में अपना पूरा करियर छोड़ के अगर आपने भारत के गांव को चुना है, तो ये सराहनीय भी है और ये सलाम मैं आपको करती हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बतौर महिला सरपंच क्या दिक्कतें आपको आती हैं, क्या उस गांव के पुरुषों की सोच है आपको लेके, और कैसे आप उसे बदलने का बीड़ा उठा रही हैं? थैंक यू सो मच। ये प्रश्न अक्सर मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं। अब तो 6 साल हो चुके हैं ये बताते हुए कि मैं सरपंच हूँ बरखेड़ी अब्दुल्ला पंचायत से। दिक्कतें हर जगह हैं। मैंने अक्सर जब भी मुझसे प्रश्न पूछता है तो मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ कि कौन सा ऐसा फील्ड है जहाँ दिक्कतें नहीं हैं। क्या आपके प्रोफेशन में दिक्कतें नहीं हैं? क्या आप डॉक्टर्स से बात कर रहे हैं, आप नर्सेस से बात कर रहे हैं, आप जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, सबके फील्ड में दिक्कत है। मगर ये एक ऐसा फील्ड है, इसमें दिक्कतें दिखती हैं और ज़्यादा हैं, क्योंकि ये समाज का वो स्टेप है जहाँ से शुरुआत बदलाव की शुरू होती है। बिल्कुल, देश की आत्मा है गाँव में, आत्मा बसती है गाँव में। आप और मैं आज भी एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ लाखों लोग भूखे पेट नंगे बदन इस खुले आसमान के नीचे सोने के लिए अभिशप्त हैं। और जब हम जैसे लोग बीड़ा उठाते हैं कि हमको एक चेंज लेकर आना है लाइवलीहुड में, हमको उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में चेंज लेकर आना है, कोशिश करनी कि सरकार की 600 से ज्यादा पंचायत की पॉलिसीज वहां पहुंचे बिना भ्रष्टाचार के, बिना ऊपरी नीची कमाई दिए हुए, बिना किसी जोर जबरदस्ती के, बिना किसी क्राइम के, तब दिक्कतें आती हैं। तो मैंने भी फेस करी हैं, क्योंकि 25 साल की उम्र में जब मैं महज सरपंच बनी तो उसको एक्सेप्ट करना कि क्या ये लड़की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठा पाएगी, नहीं उठा पाएगी, पुरुषों से बात करना, वहां पे हक रखना। सबसे बड़ी दिक्कत तो तब आती है जब हम ग्राम सभा में महिलाओं से कहते हैं कि आपको आना है, क्योंकि तब तक फोरम पास नहीं होगा जब तक आप नहीं आओगे, और वो महिलाएं झिझकती हैं और उनके जो पल्लू हैं वो ऊपर नहीं उठते। मैं इसी पे आने वाली थी कि आपने उस जगह, हम कहते हैं देश की आत्मा गांव में बसती है, लेकिन ये भी सच है कि जो गांव की महिला है वो उस तरीके से शहरी महिला की तरह, जिसे कहा जाए कि बहुत आगे नहीं आती है, वो पल्लू में रहती है, चूल्हे पे रोटी पकाती है, कुएं में पानी भरती है, एक अलग तरीके के जीवन से रोजाना उनका वो रूबरू होती हैं। ऐसे में उन महिलाओं को घर से निकालना, उनको उनके अधिकारों का एहसास कराना और ये बताना कि आप इस देश की आधी आबादी हैं, आप नहीं बढ़ेंगी तो देश नहीं बढ़ेगा, ये कितनी बड़ी चुनौती भक्ति के लिए रहती है? पहले मैं आपके प्रश्न में थोड़े चेंजेस लाना चाहूंगी। वो जमाने गए जब अब महिलाएं कुएं से पानी भरती, नल जल मिशन के तहत अकेले फंदा ब्लॉक में 59 चलिए चल रही हैं। चलिए मैंने मान लिया, ठीक है, मैं बिल्कुल। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं कि इनको कैसे लाना है। इनको लाने के लिए इनकी कंटिन्यूअस इनकी काउंसलिंग की आवश्यकता है। इनको सरकार की अवेयरनेस स्कीम्स को हमें इनको बार बार जाके बताना है कि हमको आपको लेकर आना है। समय लगता है। देखिए, जब एक महिला सरपंच बनती है तो उनसे महिलाएं आराम से बात कर सकती है, विचार विमर्श कर सकती हैं। ये जो एक महिलाओं का पैनल है, आई एम श्योर जब आप कृष्णा जी से पूछेंगी कि क्या आपको लोग अपनी समस्या आके बताते हैं, तो वो खुल के बताएंगी कि उनके पास महिलाएं ज्यादा आती हैं। मी बीइंग अ सरपंच, लोग मुझसे आके एजुकेशन की बात करती है महिला कि हमको अपनी लड़कियों को पढ़ाना है। मी बीइंग अ सरपंच, मुझसे आके वो अपनी इंडिपेंडेंस की बात करती है, स्व सहायता समूह। मतलब कहीं ना कहीं आप ये कह रही हैं कि अगर हर गांव को महिला सरपंच मिलेगी, बिल्कुल, तो शायद जो ग्रास रूट लेवल से जिस राजनीति की, जो महिलाओं के आगे आने की बात हम करते हैं, उसमें हम सफल होंगे। मैं अब मेघा परमार, आपने तो हर तरह के शिखर को छुआ है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो, फिर हमारे शिखर सम्मेलन में आज आप मेहमान बन के आई हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप एम्बेसडर हैं। कितना आप प्रेरित कर पाती हैं, और क्या कुछ ऐसी बेटियां आपके पास आती हैं जो ये मजबूरी बताती हैं कि हम बेटी हैं, हम तो ये कर नहीं पाएंगे, तब आप उन्हें कहती हैं कि देखो मैं शिखर तक पहुंच गई, तुम भी कर सकती हो? कई बार ऐसा होता है। जैसे मैं खुद एक छोटे से गांव भोजनगर से हूँ, पापा खेती बाड़ी करते किसान हैं,
तो बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई थी। पहली चीज़ तो 12वीं कक्षा तक पढ़ने में ही बहुत सारी दिक्कतें आई थी। फिर वहाँ तक पहुँचे। फिर माउंटेनियरिंग ऐसा गेम होता है, ये दूसरे गेमों में पहाड़ते हो या जीतते हो। पर्वतारोहण में या तो आप जिंदा रहते हो या मर जाते हो। जब मैं पहाड़ों पे चढ़ती थी 25 किलो के बैग के साथ, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत पीछे लगी होती थी, और आज यदि मैं यहाँ बैठी हूँ तो उसे प्रूफ करने के ज़रूरत पड़ती थी। तो हमें गर्ल्स को प्रूफ करना पड़ता है, खासकर हम यदि बहुत छोटी जगह से आते हैं। जब मेरे पास, मुझे माउंट एवरेस्ट करने के बाद भी वो फीलिंग नहीं संतुष्टि वाली फीलिंग होती है ना, वो नहीं आई थी। मेरे को तब आती थी जब दूसरी बच्चियाँ बोलती थी कि हमारा पापा भी अब तमें देखने का बाद हमारे केवल बीए के लिए करने के लिए नहीं बोल रहा, हमें कह रहा कि तुम और भी चीज़ चुनो। उन्हें उनकी पसंद की चीज़ें मिलने लगी कि हाँ तुम पर्टिकुलर बीए या 12वीं करने के बाद ये मत करो, तुम्हें खेल में जाना है तो तुम खेल में जाओ। पर अभी भी कहीं ना कहीं आप देखिएगा माहौल वैसा नहीं बन पाया है। 12वीं कक्षा तक भी मम्मी पापा, माहौल बदला है तो पढ़ा इसलिए रहे कि 12वीं कक्षा तक वो 18 साल की हो जाएगी। पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी गाँव में वही खेल का माहौल गर्ल्स के लिए बनाना पड़ेगा, एडवेंचर स्पोर्ट्स को लाइफ में लाना पड़ेगा ताकि वो सरवाइव करना सीख सकें समाज में। वहीं से कोई प्रतिभा ऐसी निकले कि शायद मैं आज माउंट एवरेस्ट पे पहुंची हूँ, कोई बच्ची दुनिया के नए नए आयामों तक पहुंचे, तब असली खुशी मुझे मिलती है जब उनके पापा लोग भी फोन करके बोलते हैं। जो अभी भक्ति ने कहा कि अगर महिला सरपंच है तो महिलाएं ज़्यादा खुलकर आती हैं, बच्चियां अपनी समस्या, अपनी बात ज़्यादा खुलकर कह पाती हैं, तो क्या आप मेघा इस बात से सहमत हैं कि अगर महिला सरपंच होगी या महिला नेता होगी या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होगी तो महिलाओं के लिए बेहतर स्थिति बन पाएगी, पुरुषों की सोच को कुछ हद तक बदलने में महिलाएं सफल होंगी? बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि तीनों दीदियों ने बताया कि बहुत आसानी से फिर वो सहजता से बोल पाती हैं। जैसे मैं माउंटेनियरिंग फील्ड में जाती हूँ तो जो प्रश्न बच्चियाँ मुझसे नहीं पूछ सकती, पुरुषों से नहीं पूछ सकती, मुझसे पूछती हैं, क्योंकि मेरी फील्ड में भी गर्ल्स के लिए जैसे यहाँ 5 दिन केवल 1 महीने में एक बार आता है, वहाँ हम जब हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं तो वही चीज़ हम लोग 3 बार या 4 बार फेस करते हैं और उसी के दरमियान कंटिन्यू क्लाइंबिंग कर पाते हैं। तो जो कोई बच्ची क्लाइंब करना चाहेगी तो वो हर व्यक्ति से जाके तो नहीं पूछ पाएगी ना, क्योंकि मैंने महिला के रूप में माउंट एवरेस्ट सबमिट किया है, क्या क्या डिफिकल्टीज है गर्ल्स के रूप में मुझे फेस करनी पड़ी, तो वो अच्छे से कनेक्ट कर पाती हैं और मैं उन्हें बता पाती हूँ। तो ये एक्सपीरियंस बहुत चेंज जाएंगे यदि इतनी अच्छी लीडर्स। तो इसके लिए एक मुहिम हम सभी महिलाओं को छेड़नी होगी, और वो मुहिम ये है कि अब हमें जो महिलाएं बाहर आ चुकी हैं, जिन्होंने कुछ अपने जीवन में ऊंचाई छुई है, वो अपने आसपास की सारी महिलाओं को प्रेरित करें और पुरुषों को टक्कर दें। यहाँ जितने पुरुष बैठे कोई ऑफेंड ना हो ये टक्कर में पॉजिटिव सेंस में बात कर रही हूँ। जी, एक लाइन और बोलना चाहूंगी मैम, मतलब मैंने अपने गांव में देखा था, तो जैसे यहाँ ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं या कहीं भी हो रहे, तो मैं एक ही चीज बोलती हूँ, महिला सशक्तिकरण, चाहे हम राजनीति में बात करें, किसी भी चीज में बात करें, महिला सशक्तिकरण तब तक नहीं होगा चाहे रोड पे कितनी भी रैलियां निकालो। महिला सशक्तिकरण तब होगा जब 10 रुपए उनके हाथ में होंगे और 10 रुपए खर्च करने के लिए उन्हें पूछना नहीं पड़ेगा कहीं मैं तुमसे ले लूं। तो ये ऐसे लीडर आएंगे तो वो महिलाओं को सशक्त करेंगी। बिल्कुल। अब महिला सशक्तिकरण एक बहुत नेताओं के द्वारा हर रैली में ये शब्द का इस्तेमाल अमूमन रोजाना आप सुनते हैं। क्या महिलाएं, क्योंकि अब आप राजनीति में हैं, आप गांव में भी घूमती हैं, आप शहर में भी घूमती हैं, क्या सच में इस देश की महिलाएं सशक्त हैं, उन्हें वो आज़ादी है जो वो करना चाहती हैं? और आप नेता होने के नाते, मेयर रहने के नाते, आप कैसे इसको अपने लिए चुनौती मानती हैं? निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत अच्छी बात कही थी कि भारतवर्ष में अब महिलाओं के सशक्तिकरण की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि भारत देश की महिलाएं बहुत सशक्त हैं। सशक्त महिलाओं के नेतृत्व में भारत के विकास की बात होनी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सोच इतनी ऊपर से आई है तो स्वाभाविक रूप से उसका परिणाम नीचे भी देखने को मिलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री तो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, कहते हैं महिलाओं को अब इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आप ही की पार्टी के एक मुख्यमंत्री इस तरह का कमेंट देते हैं कि सारी देश की बेटियों को अपमानित वो करते हैं। देखिए, उन्होंने जो बोला है उस पर मैं कोई अभी टिप्पणी नहीं करूंगी क्योंकि वो आज का हमारा विषय अभी इस समय नहीं है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास करना सरकारों का हमेशा से दायित्व रहा है, जिम्मेदारी रही है। मध्य प्रदेश की जहाँ तक हम बात करें तो मैंने देखा है कि हमारी सरकार ने पिछले 15 वर्ष में और पिछले 1 वर्ष में जब हमारी सरकार रही, लगातार इस बात के प्रयास किए कि आधी आबादी का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण हो। ये संकल्प के साथ किया। लेकिन क्या वजह है कि महिला मुख्यमंत्री नहीं बन पाती है? किसी पार्टी की अध्यक्ष महिला नहीं बन पाती अमूमन,
ऐसे देखिए एक्सेप्शनल्स हर जगह हैं, लेकिन ऐसी क्या वजह, क्या पुरुषों को महिलाओं में वो काबिलियत नहीं दिखती, या महिलाएं खुद ही बैकफुट पर रहती हैं कि नहीं हम से कहाँ हो मुझे ऐसा पाएगा? लगता है कि राजनीति के क्षेत्र को हमेशा से पुरुषों का क्षेत्र समझा जाता था और इसीलिए बहुत कम संख्या में महिलाएं राजनीति में आती थीं। धीरे धीरे जितनी भी महिलाएं आई, उनका जिस प्रकार का काम लोगों को दिखाई दिया, एक विश्वास लोगों को उनमें हुआ कि महिलाएं भी अच्छी राजनीति कर सकती हैं, प्रशासनिक क्षमता में दक्ष होती हैं। और इसलिए जब रिजर्वेशन के बाद ग्राम पंचायतों में, स्थानीय निकायों में, मैं अपने ही उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूंगी कि जब मैं मेयर बनकर आई तो शायद लोगों को भरोसा नहीं था कि मैं बहुत अच्छा काम कर सकूंगी, और उसका कारण यही था कि मैं पॉलिटिकल परिवार से थी। मेरे फादर इन लॉ थे जो चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, वर्तमान में मिनिस्टर थे, तो सबको ये लगा था कि शायद मैं उनके कहे अनुसार काम करूंगी, उनके अनुसार निर्णय लूंगी। लेकिन पहले दिन से ही मेरा ये संकल्प था कि यदि मैंने सार्वजनिक जीवन में काम करने का निर्णय लिया है, जनता ने मुझ पर विश्वास किया है, तो मैं अपनी क्षमताएं साबित करूंगी। और इसलिए मैंने पूरे 5 साल अपने निर्णय लिए और वो निर्णय लोगों को दिखाई दिए, उन निर्णयों की सराहना हुई। एक उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगी कि नगर निगम में महापौर के रूप में काम करना कोई आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, और कई बार निर्णय लेते समय काफी सारा दबाव आता था काम करने का। लेकिन मैंने, जैसा कि हमारी मेघा ने और भक्ति जी ने भी कहा, दीप्ति जी ने भी कहा कि महिला लीडरशिप जब आती है आगे तो वो महिलाओं का कल्याण करती है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है, और बड़ी संख्या में आधी आबादी आपसे जुड़ती भी है, आप पर विश्वास करती है। तो एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे शहर में शुरू किया तो मेरी हमेशा से सोच थी, क्योंकि मैं महिलाओं के बीच में रहती थी, तो महिलाएं मुझसे अक्सर ये कहती थी कि हमें सबसे ज़्यादा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की दिक्कत होती है। हम मिनी बसों में जाते हैं तो वहाँ हमको बहुत मुश्किल होती है, लोग छेड़छाड़ करते हैं, हमें बैठने को जगह नहीं मिलती, कई बार खड़े खड़े होते हैं। तब मैंने तय किया था कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए करूंगी। आगे की सीटें महिलाओं के लिए, भले ही महिला नहीं भी होगी तो खाली रहेंगी, लेकिन बैठेंगी। फिर वही बात आ गई कि जब महिलाएं आगे आएंगी, जब महिलाएं उस पद तक पहुंचेंगी, तब वो महिलाओं का सशक्तिकरण भी कर पाएंगी और महिलाओं की समस्याओं को समझकर उनका निदान भी कर पाएंगी। दीप्ति जी, आप एक ऐसी पार्टी से ताल्लुक रखती हैं जिसने देश की महिला प्रधानमंत्री इंदिरा जी का मैं जिक्र कर रही हूं, लेकिन ये सिलसिला उस तेजी के साथ आगे नहीं बढ़ा। इंदिरा जी किस जमाने में प्रधानमंत्री रही देश की, महिला मुख्यमंत्री, महिला प्रधानमंत्री, उसके बाद फिर नहीं। मुख्यमंत्री तो कई आए लेकिन उस तरह से नहीं। पार्टी ने देश को महिला प्रधानमंत्री दी, राष्ट्रपति के तौर पे हमें एक महिला के राष्ट्रपति दी। अब बात आती है जो कि आपने कृष्णा जी से पूछी कि हम भाषणों तक और मंच जो है राजनीतिक, वहां तक हम सीमित क्यों रह जाते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी अपने घोषणा पत्र में, जब उनका घोषणा पत्र आता है, उसमें वो कहते हैं कि बहुत हुआ नारी परवार, अब की बार मोदी सरकार। ये नारा था। उनका कहना था कि महिला के उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत है: शिक्षा, सुरक्षा और राजनीतिक सशक्तिकरण। ये उनके घोषणा पत्र में है। आज अगर हम देखें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जी जो उनका था, वो अभियान मुझे लगता है पेपरों तक सीमित हो गया। क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं देश के अंदर आज महिलाओं के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। आपने अभी एक बात और कृष्णा जी से पूछी कि एक मुख्यमंत्री ऐसा बयान देते हैं जीन्स के ऊपर। जब मैं याद दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल लोग इतिहास को भुला देते हैं जल्दी, मैं पुरानी सी बात है याद दिलाती हूँ। जब राज्यसभा में बिल पास हुआ, उस समय लोकसभा में लाने की बात की जा रही थी। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी के लिए आज जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो उस समय सांसद हुआ करते थे और उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने संसद के अंदर ये कहा था कि मैं इस बिल के समर्थन में नहीं हूं और मैं कई मतलब सांसदों की तरफ से नेतृत्व करूंगा, मैं पक्ष में वोट नहीं डालूंगा और ना डालने दूंगा। क्यों? क्योंकि महिला अगर पुरुष के समान काम करने लगेगी तो वो दानवीय हो जाएगी, मतलब दानव हो जाएगी। हाँ, मुझे याद है। और ऐसा बयान अगर एक व्यक्ति संसद के अंदर देता है और हम उसे मुख्यमंत्री बनाते हैं और उस मुख्यमंत्री के जो उनका जो क्षेत्र है, उनका जो राज्य है, वहां उन्नाव जैसे, वहां पे हाथरस जैसे कांड होते हैं,
देखिए कहीं ना दीप्ति कहीं जी, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आप सत्ता में हैं, महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं के साथ अत्याचार, महिलाओं के साथ वो बलात्कार आपके राज्यों में भी है। तो इसलिए ये कहना कि इसकी सरकार उसकी सरकार, हमें इससे ऊपर उठ के ये सोचना है कि हम महिला होने के नाते महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाएं। मैं उसी बात पे आ रही हूँ जी, कि बात आती है सबसे पहले सुरक्षा की, हाँ, बात आती है शिक्षा की, बात आती है राजनीतिक सशक्तिकरण की। हम मांग रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप क्यों कहते हो कि हम सुरक्षा करेंगे, आप क्यों कहते हो कि हम शिक्षा देंगे, आप क्यों कहते हो कि हम सशक्त बनाएंगे, आप हमें हमारा जो अधिकार है, जो आज आपका कार्यक्रम है, आप हमें वो अधिकार दे दो। हम समाज में महिलाओं को खुद इतना वो महिलाएं सक्षम है कि वो पहुंची, बात फिर उसी जगह पे आ गई कि संसद में ये कहा जाता है कि महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाए। लंबी लड़ाई महिला सांसदों के द्वारा लड़ी भी जा रही है, लेकिन सफलता नहीं मिली है। क्या हल भक्ति जी देखती है, क्योंकि अब आप यूएस से यहाँ आई हैं और आप बता रही हैं, तो क्या लगता है क्या करना चाहिए देश की सांसदों, महिला सांसदों को या महिलाओं को? मुझे सच में लगता है कि अक्रॉस द पार्टीज महिलाओं को एक मुहिम चलानी चाहिए। हालांकि आई एम नॉट अ पर्सन जो बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन को मानता है या मानती है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर रिजर्वेशन नहीं मिलेगी तो फिर क्या, कम से कम हम महिलाएं तो अपने आप को कैसे ना कैसे करके आगे बढ़ा पाएं। मैं जैसे जब कोई मुझसे पूछता है कि क्या तुम सरपंच का चुनाव लड़ोगी, मैं कहती हूँ नहीं। मैंने अपनी पंचायत में ऐसी लड़कियों में लीडरशिप क्वालिटीज इनकलकेट अप कर दी हैं। क्या भक्ति सपना देखती हैं कि वो देश की प्रधानमंत्री बनेंगी एक दिन? नहीं, मगर आप ये पूछे मुझसे कि मैं राजनीति में आना चाहती हूँ तो मैं जरूर आना चाहती हूँ। तो फिर प्रधानमंत्री पद या मुख्यमंत्री पद क्यों नहीं भक्ति चाहती हैं? ऐसे बहुत गरिमा पद हैं, इनके लिए मुझे अपने आप को बहुत तैयार करना पड़ेगा। पहले मैं कम से कम उस स्तर पर तो पहुंच जाऊं कि कोई एक पार्टी जो मेरी है, जो मुझे एक्सेप्ट करके, नहीं, मगर मैं मानती हूँ सपनों में इनकम टैक्स नहीं लगता, बट उसके बावजूद ऐसे सपने देखूं जिससे मैं बेटर कर पाऊं। आप मुझसे ये प्रश्न पूछो क्या तुम महिलाओं के बेहतरी के लिए करना चाहो, तो मैं कहूंगी कि हाँ, मैं राजनीति में आना चाहती हूँ महिलाओं की क्योंकि मुझ जैसा इंसान अगर गांव में रह के इतने सारे कार्य कर सकता है, तो मुझे लगता है कि मुझे राजनीति में आके एक बेटर जगह पे काम करना चाहिए। यही बात जो आपने अभी कृष्णा दी से पूछी कि आपने क्या करा, मेयर में उन्होंने कहा मुझे दिक्कत आई, बट क्या वो एक बड़े स्फीयर में काम कर पाई, वो विधायक बन के आज जो काम कर पा रही हैं, यही प्रश्न हम दीप्ति दी से पूछे। मैं चाहती हूँ कि दीप्ति जी ऐसी महिलाएं जो हैं वो आगे आने वाले समय में संसद में बैठे, आगे एमएलए बने, क्योंकि वो सच में महिलाओं की फिक्र करती हैं अक्रॉस एनी थॉट। जब वो ये कह रही हैं कि भक्ति ने ऐसा काम करा, तो आप सोचिए कि वहीं से महिलाओं का आपको ममत्व का भाव, उनके अंदर की संवेदनशीलता, उनके अंदर हम क्या नया कर सकते हैं, उसकी जो सोच है, उसकी जो थिंकिंग है, वो सामने आ रही है। तो निश्चित तौर पे अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा सोचती हैं कि वो टिकट ऐसे लोगों को देंगी जो हाँ उनको जितवाएं, मगर कहीं ना कहीं जब वो ऐसा सोचे कि नहीं, अगर हम एक महिला को आगे बढ़ाएंगे तो कितनी महिलाओं के सपने आगे दिखेंगे। जब ऐसी महिला एनएसयू में आएंगी, ऐसी महिला युवा मोर्चा में आएंगी, तो आप देखिए क्या वो झंडे गाड़ती हैं, वो देखने योग्य बात है। ठीक है मेघा, पुरुषों की सोच की बात भी यहाँ पर हो रही है, रिप्ड जीन्स का भी मैंने उदाहरण दिया। क्या बेटी होने के नाते, महिला होने के नाते इस देश की या तमाम दुनिया की हर माँ की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बेटे को वो परवरिश दे और उसको ये बताए कि महिला भी तुम्हारे बराबर है, वो दूसरे पायदान पर नहीं है? क्या ये माओं की जिम्मेदारी फिर एक बार महिला की जिम्मेदारी होनी चाहिए? बिल्कुल मैम, जब क्या समाज बदलेगा? बिल्कुल, मेरे घर पे ही ऐसा होता था कि छोरी की जात के सब चीज आनी चाहिए। उनका कहना था कि सिलाई कढ़ाई बुनाई गाना बजाना पढ़ाई लिखाई सब आनी चाहिए। तो उसके बाद जब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे तो मेरी मम्मी ने कहा था छोरा की जात के भी सब आना चाहिए, क्योंकि मेरा भाई भी पढ़ने के लिए बाहर जाएगा, उसको भी रोटियां बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो अब वो टाइम आ चुका है कि इक्वल होना चाहिए सब कुछ बराबर। जो काम मुझे आना चाहिए वो काम आपको आना चाहिए, जो काम आपको आना चाहिए वो मुझे आना चाहिए। पता नहीं कब किस समय किसको जरूरत पड़ जाए, प्रूफ करना बहुत पड़ता है मैम। मतलब यहाँ मैंने जितने भी लीडर देखे, दीप्ति दीदी को देख रही हूँ मैं, कृष्णा दीदी को देख रही हूँ, भक्ति दीदी को देख रही हूँ, ये तो हमारी आने वाली मतलब वो है, शान है। तो कहीं ना कहीं इनके स्ट्रगल ज्यादा है। पर यदि आप बात की जाएंगी सामने बैठे पैनल में जो लोग क्या है ना, वो अपनी लड़ाई के साथ साथ तमाम उन महिलाओं की लड़ाई भी लड़ रही है, इसलिए शायद चुनौती बड़ी है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जब मेरा माउंट एवरेस्ट के लिए बात आई थी कि दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर, मैं अपने पापा को बोल के गई थी कि हमारे माउंट एवरेस्ट चढ़ जान तो हमारी सरकारी नौकरी लग जाएगी। तब जाके उन्होंने मुझे कहा था हाँ हाँ तू चढ़ जा। जब मैं बेस कैंप पहुंची थी तब उन्होंने मोबाइल में देखा था कि अरे इससे तो मर भी जाते हैं। तो मैंने कहा था मर जाने से क्या होगा पापा, सरकारी नौकरी तो मिल जाएगी, आप यह सोचो हमारे।
तो फिर मैं जब माउंट एवरेस्ट सबमिट करके आई, बहुत सम्मान मिला, सब कुछ मिला, सब कुछ। आज मैं मानती हूँ कि मध्य प्रदेश की जीके की बुक में नाम आता है, कैबिनेट में सम्मान होता है, पर उसके बाद जब चीज़ आती है कि जीविका चलाने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। बड़ी बात। मुझे ये था कि मैं बहुत सारी बच्चियों को आगे निकालूंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी और एडवेंचर स्पोर्ट्स को प्रमोट करूंगी ताकि और बच्चियां आए। पर जब खुद के चीज़ें के लाले पड़ जाते हैं ना, तब सोचना पड़ता है कि वापस गाँव जाओ। बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप ब्रांड एम्बेसडर हैं उसकी, क्या सरकार की तरफ से कोई मदद इस तरह की नहीं कि आप जहां तक पहुंची आप और अपने साथ और बच्चियों को वहां तक पहुंचा सकें? खुल के बोलिए। आर्थिक मदद और जीविका के लिए मैम ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, खासकर जिस राज्य में हम हैं वहाँ पर। अब कृष्णा जी की, क्योंकि बीजेपी की सत्ता है और ये मेयर भी रही हैं और आप एमएलए भी हैं, ये दिक्कत क्यों है खिलाड़ियों को? और तब जब महिला खिलाड़ी जो किस शिखर तक पहुंच गई, आज उसको जीविका चलाने के लिए ये कहना पड़ रहा है कि वो क्या करे? मैं वापस अपने गांव जाके खेतीबाड़ी करूंगी फाइनली, मैंने तो ये सोच लिया था। अच्छा, इस दिशा में निश्चित रूप से सरकार को सोचना चाहिए और हम समय समय पर सरकार का ध्यान इस ओर ज़रूर आकर्षित करते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए भी हमारी पूरी कोशिश यही होती है कि हम जो भी, क्योंकि महिलाओं के बीच में नारी जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो महिलाओं से संबंधित समस्या हम तक पहुंचती है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम सरकार तक वो बात पहुँचाएँ और उस पर हम काम करवाएँ। तो मुझे लगता है कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मेघा की ये बात हम तक पहुँची है, निश्चित रूप से यह बात हम ऊपर तक ज़रूर पहुंचाएंगे ताकि आर्थिक मदद हो सके। बिल्कुल ठीक है। दीप्ति जी जो बात कर रहे हैं आर्थिक मदद की, सरकारें आपकी भी बहुत सारे राज्यों में है, लेके बात करें ढाक के तीन पात, हर जगह स्थिति वही है। देखिए, यही बात अभी मैंने पहले भी कही कि हम जो बातें जो बोल रहे हैं, जो नेतागण बोलते हैं, वो मंचों तक सीमित रहते हैं। अभी मैंने मेघा की बात सुनी, मेघा ने कहा कि मैंने तय कर लिया है कि मैं वापस जाके खेती बाड़ी करूंगी। फिर वही बात आती है कि हमें मांगना क्यों पड़ रहा है आपसे, हमें हमारा अधिकार दे दो, हम उसके बाद सारी चीजें ठीक कर लेंगे। मुझे लगता है कि आज शिक्षा की बात की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला बाल विकास जैसा मंत्रालय यहाँ मंत्री नहीं है, उसमें वो खुद मंत्रालय सीएम शिवराज सिंह जी के पास है। जवाब दीजिए कृष्ण। अगर वो मंत्रालय किसी महिला के पास होता तो शायद मेघा की बात वहां पहुंचती और वो महिला होने के नाते मेघा की फीलिंग्स को समझ पाती। तो जो आर्थिक तौर पे मदद होनी चाहिए बच्चियों की पढ़ाने के लिए या उनको आर्थिक तौर पे मजबूत करने की, जवाब ले लेते। जवाब दीजिए। आप महिला बाल कल्याण विभाग खुद शिवराज जी संभाल रहे हैं। इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मध्य प्रदेश के इतिहास में महिलाओं के प्रति सबसे ज़्यादा संवेदनशील मुख्यमंत्री यदि कोई हैं तो वो शिवराज सिंह जी हैं। और आपने भी देखा होगा पिछले 15 वर्ष और 1 वर्ष ये महिलाओं के सशक्तिकरण के जितने प्रयास हमारी सरकार ने किए हैं वो इसके पहले कभी नहीं हुए। मेघा का जहाँ तक मामला है, निश्चित रूप से मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जैसे ही ये बात आएगी वो तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ऐसा नहीं है, उनकी संवेदनशीलता, मुख्यमंत्री हैं, उन तक बात नहीं पहुंची होगी। अब ये तो मुख्यमंत्री का अधिकार होता है कौन सा विभाग उनके पास रहे कौन सा नहीं रहे, इसमें आप और हमारा लेकिन इस बात में तो दम है कि अगर एक महिला उस पद पर बैठेगी तो शायद महिलाओं को बेहतर न्याय मिल पाएगा। निश्चित रूप से व्यवस्था के तहत होगा भी, लेकिन मुख्यमंत्री जी स्वयं इतने संवेदनशील है कि वो जरूर इस पर कुछ ना कुछ करेंगे। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, आप खुद यहाँ महिला हैं और आप भारतीय जनता पार्टी से अपनी बात रख रही हैं, मगर आप देखिए कितने संवेदनशील हैं ये मैं बताती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कृष्णा जी बोल पाएंगी इस विषय पे। मैं बताती हूँ कि अभी कुछ समय पहले विधानसभा में गृह मंत्री ने ये आंकड़े प्रस्तुत किए विधानसभा की पटल पे कि मध्य प्रदेश में कितनी बच्चियों के बलात्कार की घटनाएं रोज होती हैं, कितनी बच्चियों के अपहरण रोज होते हैं। मैं यही तो कहना चाहती हूँ कि जिन राज्यों में कांग्रेस सत्ता में है ये बलात्कार अपराधों से सरकारों को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। चलिए मैं बस आपको रोक रही हूँ और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि एबीपी न्यूज का शिखर सम्मेलन लगातार जारी है। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए फिर मैं। तो मेरा सबसे बड़ी बात यही है कि मंच से बोलना जी और उसको जमीन पर उतारना, मेघा की बात पहुंचाना, मुख्यमंत्री जी को बिल्कुल पता होगा और सारी चीजें, क्योंकि वो योजना ही उन्होंने बनाई है। जी वो योजना ही उन्होंने बनाई है। बात सिर्फ मेरी इतनी हो रही है कि एक महिला का डिपार्टमेंट, अगर हम बात करें आज हमारे यहाँ पे जो 230 विधानसभा है उसमें महिला विधायक कितनी है? 20। हम अगर बात करें हमारे एमपी कितने हैं? 29, उसमें से कितने हैं? 4।
एमपी से कितना % हुआ? बात फिर वहीं आ जाती है कि देखिए आप राजनीतिक तौर पे पुरुष जो रहते हैं, पुरुष अपने तरीके से काम करते हैं, पर अगर वहीं कोई महिला होगी महिला तो वो विकास ही क्यों? तो वो महिला क्यों अपने अपने आप को महिला सीमित को दायरे में सुनेगी कर ना, लेते उसकी पूरी बात रखेगी। मैं एक बार फिर अपने दर्शकों का स्वागत करना चाहूंगी। शिखर सम्मेलन आप देख रहे हैं, एक बड़ा महिलाओं का पैनल मेरे साथ बैठा हुआ है और ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। अपने अपने फील्ड में इन्होंने नए नए आयाम पाए हैं। और कृष्णा जी, क्योंकि राजनीति में महिला आधी आबादी, पूरी राजनीति पर हम चर्चा कर रहे हैं। कृष्णा जी, जो आप अपनी बात कह रही थी कि हम सिर्फ महिला बाल कल्याण मंत्रालय तक ही सीमित क्यों रहें, उसको आप पूरा कर दीजिए। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि महिला बाल विकास विभाग किसी मंत्री के पास होना चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी का क्षेत्राधिकार है, विशेष अधिकार है, वो जरूर देंगे। लेकिन हम ये ऐसा क्यों सोचते हैं, हमारे मन में ये विचार भी क्यों आता है कि महिला बाल विकास महिलाओं के ही पास होना चाहिए? हम क्यों नहीं विचार करते? इस पे तो यही तो हमारा मुद्दा है ना कि जब महिलाएं बैठेंगी, हम फिर उसी जगह पे आ गए जहां से हमने शुरुआत की थी। जैसा कि भक्ति ने भी कहा था कि अगर महिला उस पद पर बैठी होगी तो महिलाओं के लिए आसान होगा अपनी समस्याएं लेकर आना और ज्यादा उनकी मदद हो पाएगी। इसलिए हम ये मैं बिल्कुल, मैंने कहा, पहले भी कहा कि मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन हमको बहुत बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर यह सोचना होगा कि जितने महत्वपूर्ण विभाग हैं सरकार के, उसमें भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हम हमेशा यही सोचते हैं कि महिला बाल विकास महिलाओं को मिल जाए और हम उस पर संतुष्टि कर ले। राजस्व विभाग जैसे बड़े विभाग हैं, परिवहन जैसे बड़े विभाग हैं, उन विभागों में भी महिला की भागीदारी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि तब हम अपना सही मूल्यांकन कर पाएंगे। क्या आप सहमत हैं कृष्णा जी से या आप दीप्ति जी की बात के साथ हैं? कृष्णा जी से इसलिए ज्यादा सहमत हूँ क्योंकि मुख्यमंत्री थे और महिला बाल विकास उनके पास नहीं था। उसके बावजूद उन्होंने महिलाओं के लिए योजनाएं जो शुरू करी। मैं सच बता रही हूँ, हमारी पंचायत में लड़कियों को साइकिल्स मिल गए और उससे वो अपनी 12th करने लग गई हैं। और मेरे यहाँ से बच्चियाँ भोपाल आके कॉलेज में पढ़ रही हैं। उनकी छोटी छोटी चीज़ों की जब उनको माफ़ी मिल रही है, तो ये जो योजना है, बड़ी उपलब्धियां तो गिना रही हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि मेघा उस पर मुस्कुरा रही हैं। नहीं, मेघा इसलिए क्योंकि अगर मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं खुद मैं चाहूंगी कि अगर, क्योंकि जब वहाँ पे स्व सहायता समूह के बड़े बड़े कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी जब मुझे देख के मेरा नाम लेके बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ऐसी लड़कियां आगे सामने आए। मैं क्या हूँ, देखा जाए तो एक सरपंच, 22,680 में से एक सरपंच अगर अच्छा काम कर रही हो, मुख्यमंत्री को याद है। मैं खुद ये बात अगर सीएम साहब के सामने आने वाले हफ्ते में संज्ञान में लेकर आऊंगी कि आपको सच में मेघा के बारे में, भावना डहिया के बारे में और ऐसी हर लड़की के बारे में जो कुछ ना कुछ करी उसके बारे में सोचना चाहिए। और अगर हम लोग इस मंच से ये बात कह रहे हैं तो हम जरूर कहेंगे। और मैं तो अपनी मुसीबतें लेके, दिक्कतें लेके उनको खुले दिल से बोल देती हूँ। क्या आप इस बात से सहमत है कि सिर्फ एक महिला कल्याण विभाग नहीं, और विभागों में भी महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, उनका नेतृत्व होना चाहिए? देखिए, कर रहे हैं और कर रहे हैं, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो उसमें तो होनी ही चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट उसमें होनी चाहिए। और उसके अलावा जो भी अगर वो स्वेच्छा से देना चाहें कि हाँ ये चीजें ऐसी फील्ड्स हैं जो हमें लगता है महिलाओं को मिलने चाहिए। और अगेन, यहाँ बैठी हुई कोई भी महिला, अगर प्यार से ना दे तो क्या छीन लेना चाहिए? नहीं, छीनने की बात नहीं, सब देते हैं। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपसे एक बात कहूँ, यहाँ बैठी हुई कोई भी महिला आपके सामने इक्वालिटी की बात नहीं करेगी या हर महिला जस्टिस की बात कर रही है। दीप्ति दी भी वही बात कह रही है, कृष्णा दी भी वही बात कह रही है कि आप जस्टिस करो। अगर महिला उस पद के लिए सक्षम है तो उसको वो पद दे दो। मतलब उसके अंदर फिर आप सोच कैसे बदलेगी? सोच अपनी समस्या सोच की बदल तो रही है, सोच बदल रही है। मैं तो मतलब अगले 100 साल का प्रोजेक्ट लेके चलें? नहीं, मैं आपको आप गारंटी आने के जिस किस्म से महिलाएं काम कर रही हैं, जिस किस्म से महिलाएं इस समय सामने आ रही हैं, सोच बदल रही है। जब गांव में बैठी हुई मेघा के पिताजी कह रहे हैं कि हाँ, और उनकी माँ ये कह रही है कि अब तो जो सारे काम है लड़कों को भी सीखने चाहिए, तो सोच बदल रही है ना। क्या आप मानती हैं? आप मुझसे मत पूछिए, क्या आपको लगता है सोच मेघा कितनी और आप जैसी बेटियां हैं जो गाँव में इस तरह का के दिशा में आगे बढ़ रही हैं और चाहती हैं कि कोई ऐसी ऊंचाई छुए और पिता को ये ना बोलना पड़े कि सरकारी नौकरी मिलेगी, मुझे वैसे ही करने दो? मतलब मेरे को मुझे ऐसा लगता है कोई सी भी सरकार आए, चाहे वो बीजेपी की आए, कांग्रेस की आए या कोई सी और से भी दल की आए, उनका उद्देश्य होना चाहिए जन कल्याण। जन कल्याण में भी जिस चीज़ के लिए आज हम मंच पे बैठे हैं, महिलाओं की भागीदारी, उसे बढ़ावा दिया जाए। तो मैम, जो गांव की बच्चियां हैं, जैसे मैं अभी जॉब की बात आई थी, तो मतलब एक टाइम ऐसा हो गया था कि कई हफ्तों तक कंटिन्यू पालक खानी पड़ी थी कि सस्ते में 8 बजे जाएंगे तो पालक मिलेगी, तो पालक लेके आ जाएंगे। गाँव लौट जाऊंगी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा लग रहा था कि अब
अब क्या। बहुत सारी बच्चियां थी जिनके मैसेजेस कॉल आते थे। मैंने आज इस मंच पे अपनी ये बात रखी, वरना इससे पहले मैं कहीं भी ये बात नहीं रखी अपनी तरफ से। मैंने सिर्फ कोशिश की। हमें बहुत खुशी है कि हमने आज आपको वो मंच दिया और शायद आपकी बात अब सरकार तक पहुंचेगी, शिवराज जी तक पहुंचेगी और जीविका की लड़ाई आपको नहीं लड़नी पड़ेगी। हरियाणा सरकार में जिन्होंने पहली माउंट एवरेस्ट क्लाइंबर थी, उन्हें एज ए डीएसपी के पद दिया गया था। दूसरे राज्यों में कई सारी चीज़ें दी जाती हैं, यहाँ दूसरी बच्चियां हैं। मेरी आज केवल मेरी अकेली की बात नहीं है, जो बहुत सारी बच्चियां थी उनको फोन आता था, जी तुमने तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी चढ़ ली, तमारा उदाहरण हमारा पापा हम तुम्हारा लिए दे, जब तमारो कहीं नहीं हो रही हो तो हमारो कहीं होएगो। उनके पापा बोलते हैं जब तुमने तो जिंदगी के दाव पे लगा दिया, मौत, मतलब मेरे पास तो, मेरे को ये भी नहीं पता था कि पहला मुझे करना क्या है। माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बाद ये था कि प्रूफ करना है कि मैं मेघा परमार हूँ, भले मैं बेटी माँ सारी आइडेंटिटी निभाऊंगी, पर मैं मेघा परमार रहूंगी जो मध्य प्रदेश की पहली लड़की है जिसने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया। उसके बाद की ये चीज़ें थी कि कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा, गवर्नमेंट सोचेगी, सब लोग सोचेंगे। उन बच्चियों का मनोबल कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा टूट रहा है कि जब वो माउंट एवरेस्ट सबमिट कर लिए, जिसका नाम हम जीके की बुक में पढ़ते हैं, जब उनके लिए अभी एज ए जीविका का साधन मुहैया नहीं करवाया गया है, तो फिर उनका क्या। कहीं ना कहीं बस उस दिशा में काम करना चाहिए। कृष्णा जी बैठी हुई हैं। हरियाणा में ऐसा बहुत देखने में आया है, तमाम रेसलर्स जो महिला रेसलर्स हैं जो इंटरनेशनल मेडल्स लेके आई हैं, उनको पुलिस में डिप्टी एसपी बनाया गया है या कई उनको सरकारी पद, सरकारी नौकरी दी गई है। मध्य प्रदेश में इसकी कमी क्यों देखने को मिलती है? शुरू से मुझे ऐसा लगता है कि इस दिशा में मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं हुए हैं, क्योंकि खेलों के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से उतनी प्रतिभाएं नहीं निकल पाई जितनी निकलनी चाहिए। हरियाणा हमेशा से एक ऐसा प्रदेश रहा है जहां से बहुत खेल प्रतिभाएं बाहर निकली है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम किया है, पहचान बनाई है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे अब मध्य प्रदेश में भी इस दिशा में प्रयास हो रहा है। हमारा स्पोर्ट्स का बजट पहले से कई गुना बढ़ाया गया है, जिससे हमारी खेल प्रतिभाएं और स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाएं बाहर आ रही है। तो निश्चित रूप से जब एक वातावरण इस दिशा में सकारात्मक रूप से काम कर रहा है, तो आने वाले समय में हमारे खिलाड़ियों के लिए भी सरकार निश्चित रूप से कदम उठाएगी। ठीक है। दीप्ति जी, क्या बतौर आप भी यूथ कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करती हैं, क्या अब ये राजनीतिक दलों में जो महिलाएं काम करती हैं उनकी जिम्मेदारी है कि अब बच्चियों की प्रॉब्लम, समस्याएं, महिलाओं की समस्याएं, आप पहुंचे उन शिखर पे बैठे पुरुषों तक और उनको मनवाएं और उनके लिए लड़ाई लड़ें? क्या उसकी अब ज़रूरत आन पड़ी है कि अब प्यार से बात नहीं मानी जाएगी? निश्चित तौर पे ये बात बहुत पहले से आदरणीय सोनिया गांधी जी ने जब पत्र लिख के नरेंद्र मोदी जी से कहा कि बिल पास कराइए, कांग्रेस आपके साथ है। नरेंद्र मोदी जी आज भी चुप हैं, आज भी नहीं बोल रहे हैं। एक टर्म निकल चुका है और दूसरा चल रहा है। मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ और आपने बहुत अच्छी बात कही कि महिलाओं को अब बहुत ज़रूरत है, क्योंकि देखिए आप मेघा जो बात बोल रही है कि कहीं ना कहीं बच्चियों का मनोबल टूट रहा है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो समाज में काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं उनका मनोबल टूट, जब उन्हें उनके अधिकार ही नहीं मिल रहे, वो जहां पहुंचना चाहती हैं, जहां से वो अपनी समाज में अपनी देश की आधी आबादी की आवाज़ को बुलंद करना चाहती हैं। हमें एक ऐसे प्रोग्राम में बैठने का मौका मिला कि शिखर सम्मेलन, मतलब महिलाएं हम शिखर पे पहुंचना चाहते हैं, मगर कैसे पहुंचे? हम उसके लिए यही तो कह रहे हैं कि आप हमें दो ना अधिक, आप सरकार में हैं, आप बिल लेके आइए। जब आप बिल लेके आएंगे तो निश्चित तौर पे हमें मौके मिलेंगे। और जब हमें मौके मिलेंगे, ये भी कहा जाता है भक्ति कि इच्छा शक्ति की कमी होती है महिलाओं में, क्योंकि जो महिलाएं आगे जाना चाहती हैं, जो बढ़ना चाहती हैं, वो बढ़ जाती हैं। इस आरोप का क्या जवाब है? क्या आप इससे सहमत हैं कि जो महिलाएं चाहती हैं वो बढ़ जाती हैं? तो ये तो अच्छी चीज है ना, जो महिलाएं चाहती हैं बढ़ जाती हैं। लेकिन कहा जाता है कि जो तमाम महिलाएं जो नहीं बढ़ रही हैं या जो नहीं उस जगह तक पहुंच पा रही हैं, उनमें इच्छा शक्ति की कमी है, ये भी कहा जाता है। इच्छा शक्ति से बेहतर, जैसे आपने अभी मेघा से भी प्रश्न पूछा, दीदी से प्रश्न पूछा, उसमें मैं एक बात कहना चाहूंगी, जो पहली पीढ़ी जो नया काम करती है उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेघा से पहले कितनी महिलाएं थी मध्य प्रदेश से जिन्होंने माउंटेनियर के बारे में सोचा था? जब मैं सरपंच बनी थी तो मुझसे एक बहुत एजुकेटेड व्यक्ति ने, आपको पता है, ये पूछा था, तो सरपंच जो होता है ये आईएएस का पेपर देखिए क्लियर होता है? और ये यस, और वो बहुत एजुकेटेड व्यक्ति थे, एमएनसी में काम करते थे, 20-25 लाख की नौकरी थी। तो जो व्यक्ति, और ऐसा नहीं मुझसे पहले सरपंच नहीं बने, मुझसे पहले भी सरपंच बने, महिला सरपंच रही हैं, मगर वो घूंघट वाली रही हैं। क्या कोई ऐसा था जो इतना लेकिन फर्क है, महिला सरपंच जरूर बनी है, लेकिन वो तब बनी है जब वो सीट महिला डिक्लेयर कर दी गई है, उनके पति उस जगह नहीं आ सकते, तो इसलिए वो सीट उनकी पत्नी को दे दी गई। बिहार में भी इसका उदाहरण है, लालू यादव हटे तो राबड़ी देवी को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। मैं आपकी इस बात से एग्री कर रही हूँ, मैं भी तब सरपंच बनी जब फीमेल रिजर्व सीट
आई, मगर क्या मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने शोल्डर्स से हटाया? क्या मैंने अपने सरपंच, मेरे भाई को और मेरे पिता को कहा पढ़ाई लिखाई कितनी मददगार होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई लिखाई से आपको जो एक्सपोजर मिलता है, मैं तो सीएम साहब से खुल के बात कही थी, मैंने कहा मैं चाहती हूँ कि जो सरपंच का चुनाव हो उसके लिए आप एक शैक्षिक उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन रखिए। उन्होंने मुझे बहुत सहज जवाब दिया था, उस समय मैं सिर्फ सरपंच में थी। कहते हैं बेटी अगर मैं आज इस चीज को कर दूंगा तो एक पूरी जो लाइन है, डिक्री है, मतलब एक पूरा एक जनरेशन है वो रह जाएगा सरपंच बनने से। मुझे उनकी ये बात भी सही लगी। आपने क्यों सोचा और कब ये आपको महसूस हुआ कि नहीं अब मुझे यूएस छोड़ के गांव जाना है, अपनी इतनी पढ़ाई लिखाई को मुझे उस जगह लगाना है? ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये कोई प्रेरणा नहीं है, ये कोई भी प्रेरणा नहीं है। ये इट्स अ वेरी सिंपल आंसर। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा वापस आओ। मैंने कहा मैं क्या करूंगी? उन्होंने मुझसे कहा था खेती बाड़ी करोगी। मैंने कहा तो लड़कों का काम है। कहते तुम में क्या कमी है, तुम्हें क्या गाड़ी चलाई नहीं आती? मैंने कहा आती। कहते तो तुम ट्रैक्टर चलाना भी सीख जाओगी। मैं कहा उसके बाद बाकी चीजें? कहते सब आ जाएगा, 4 दिन वहां खेत में जाओगी सारी चीजें आ जाएंगी, कोई नई चीज नहीं है। और मेरे पिता ने मुझसे बात की, जब मैं डिफरेंशिएट नहीं करता तुम्हारे और भाई के बीच में, तो तुम अपने आप को क्यों मैंने आपसे कहा ना, लड़कियां क्या मांग रही हैं? लड़कियां सिर्फ मांग रही हैं हम जैसे हैं हमको वैसे रहने दो। तो अब जब सरकार आपको मौका दे रही है, इसमें आप किसकी गलती निकालोगे? जब सरकार मौका दे रही है 50% रिजर्वेशन का, तो महिलाएं क्यों सामने नहीं आती हैं? आओ, मना करो ना अपने पति को। ये भी तो आप हरियाणा के एग्जाम्पल दे रहे हो। हरियाणा में भी तो एसडीएम और कलेक्टर ने कहा था कि सरपंच पति को नहीं बुलाया, सरपंच को बुलाया है, तुम बाहर निकलो यहां से। तो इतना दम एडमिनिस्ट्रेटिव लोग भी तो दिखाएं कि हम सरपंच पति से और सरपंच भाई से बात नहीं करेंगे, सरपंच देवर से बात नहीं करेंगे। पंचायत सीरीज जो इस समय आई है उसमें भी तो उन्होंने बहुत क्लियर कट दिखाया है कि महिला अपने आप नेशनल एंथम बोलना सीख रही है। बिल्कुल, आप पंचायत सीरीज का जिक्र कर रही हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वो मौजूद है। मेघा, जिस तरीके की बात मैं शिक्षा की बात कर रही हूँ, अगर जैसे कहें कि पढ़ेगी बेटी तो बढ़ेगी बेटी, इस पढ़ाई की बहुत ज़रूरत है और उस पढ़ाई की हुई महिलाओं की उन पदों पर बैठने की बहुत ज़रूरत है ताकि सभी महिलाओं का वो विकास कर सकें और जो नहीं पढ़ रही हैं उनको पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकें। बिल्कुल मैम, जैसे मैं अभी योगा में पीएचडी कर रही हूँ, चाहे मैं बुढ़ी हो जाऊँ तब तक मैं पढ़ाई करती रहूँगी, ये मैंने सोचा था, क्योंकि हमें नए नए आइडियाज़ तब आते हैं जब हम हमेशा स्टूडेंट बने रहते हैं। दूसरी चीज़, पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गांव के माहौल जैसे जहाँ से आती हूँ, एकमात्र पढ़ाई एक ऐसा माध्यम होता है बच्चियों के लिए जिसकी वजह से उनको घर से बाहर निकलने की आज़ादी होती है, जाने दिया जाता है। तो दूसरी चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा था, कुछ समय बोला गया था कि शादी की उम्र 21 वर्ष कर दी जाए। मैं बड़ी खुश हुई थी सरकार के इस निर्णय से, कह रहे ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इस वजह से क्या होगा कि 21 वर्ष मतलब उसको ग्रेजुएशन करने तक का मौका मिल जाएगा। ग्रेजुएशन करने तक का मौका देगा तो स्कूल तक तो पता ही नहीं होता कि हमको करना क्या है। जब हम कॉलेज में आते तब हम पार्टिसिपेट करते, नई नई चीज़ों में भाग लेते, ये करते वो करते, तब पता चलता है अरे मैं ये कर सकता हूँ। लड़कियों को पता चलता है कि वो ये सहमत हूँ, क्योंकि बहुत कम उम्र में बेटियों की शादी कर दी जाती है और पिता को लगता है ये जिम्मेदारी है, हालांकि अब सोच बदली है। बिल्कुल, तो पढ़ाई एकमात्र माध्यम है मैम जिसके जरिए बच्चियों को और प्लेटफॉर्म मिलेंगे, अवसर मिलेंगे, उन्हें पता चलेगा कि वो किस चीज को करने के लिए इस दुनिया में पैदा हुई है या आई है, वो करेंगी। मुझे लगता है कि जिम्मेदारी माओं की है कि वो जितनी पढ़ाई लिखाई पे बेटों की ध्यान देती हैं उतना बेटियों के पे भी दें। हालांकि समय बदला है, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। बतौर सरकार, आप मेयर भी रही हैं और अब एमएलए भी हैं, बतौर सरकार स्कूलों की स्थिति बड़ी खराब है, गाँव में विकट स्थिति है। आप बड़े बड़े आंकड़े सरकारों के द्वारा पेश किए जाते हैं, लेकिन सच्चाई इससे इतर बिल्कुल खतरनाक और भयावह है। स्कूल में अच्छे टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए। आप जब मेल चाइल्ड को नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो फीमेल तो बहुत दूर रह हो जाती है। इसके लिए क्या प्रयास? सबसे पहले तो मैं मेघा की उस बात से मैं बिल्कुल सहमति दर्ज कराऊंगी कि ग्रामीण क्षेत्र में भी अब बेटियों को पढ़ाई के प्रति परिवार सोचने लगे हैं। क्योंकि मैं स्वयं जब सुदूर अंचलों में बसे गांव में जाती थी तो घूंघट डाल के महिलाएं आती थी तो मुझसे यही कहती थी कि मेरी बेटी को पढ़ने के लिए स्कूल दूर जाना होता है तो हमारे गाँव में ही स्कूल खुलवा दो। तो मुझे अच्छा लगता था कि कम से कम इनकी सोच है कि बेटियाँ पढ़नी चाहिए। नहीं, बिल्कुल। मैं अपनी दादी का भी उदाहरण देना चाहूँगी। वो अंगूठा टेक थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो हमेशा ये कहती थी मुझे नाम लिखना तो सिखा दो तुम लोग, मैं नाम तो, और वो उन्होंने सीखा। तो ये सोच तो जरूर बदली है, क्योंकि अगर 80, 85, 90 साल की महिला ये कहती है कि मुझे नाम लिखना है तो कहीं ना कहीं सोच बदल रही है। लेकिन दिक्कत ये है कि जो रफ्तार है सोच बदलने की वो बहुत धीमी है। निश्चित रूप से आपकी बात से मैं सहमत हूं और मैं चूंकि इस मंच को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहूँगी, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि लंबे समय तक जिन्होंने राज किया है, सत्ता में जो रहे हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी थी इस व्यवस्था के परिवर्तन की। हमको जितना समय मिला हमने बहुत सुधारने की कोशिश की है, लगातार सुधार हो रहे हैं और कोशिश भी यही है माननीय मुख्यमंत्री जी की, हमारी सरकार की भी, कि हर बच्चा मध्य प्रदेश का पढ़े, मध्य प्रदेश साक्षर प्रदेश बने। और इस दिशा में चाहे गाँव
की बेटी योजना हो, बेटियों को स्कॉलरशिप देने की बात हो, बेटियों को स्कूल में यूनिफॉर्म देने की बात हो, मिड डे मील की बात हो, लगातार कोशिश सरकार कर रही है कि स्कूलों की व्यवस्था सुधरे, लेकिन चूंकि बहुत बड़े स्तर पर यह काम होना है, इसलिए थोड़ा समय जरूर लगेगा। जवाबदेही तो बनेगी दीप्ति सिंह। कई दशकों तक कांग्रेस ने शासन किया है, गांव में आज तक विकास उस गति से नहीं पहुंच पाया, जवाबदेही तो जरूर तय होनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस ने कई समय तक अगर राज किया है तो देश के अंदर महिलाओं की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम भी किया है, महिला की शिक्षा के लिए काम भी किया है, युवा के रोजगार के लिए काम भी किया है, मगर कहीं ना कहीं जनता को लगा कि परिवर्तन होना चाहिए। कहीं ना कहीं जनता को लगा कि उनके हक और हुकूक की बात पूरी तरीके से सरकार नहीं कर पा रही। परिवर्तन आया और आज सरकार में कौन है, जवाबदेही उसकी बनती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो लंबे समय से मध्य प्रदेश में किसकी सरकार थी? हमें जनता ने अभी एक मौका दिया था, लंबे समय से इनकी सरकार थी। अब ये वाली बात हम कहें कि सिर्फ केंद्र में जनता सिर्फ केंद्र की सरकार से नाराज होगी, मध्य प्रदेश से नहीं होगी, ऐसा नहीं है। परिवर्तन तो जनता कहीं भी कर सकती है। जब केंद्र में किया तो मध्य प्रदेश में भी किया। मध्य प्रदेश में आपने 15 साल की सरकार रही, लंबे समय से आपकी जवाबदेही है कि आप जवाब दीजिए कि मध्य प्रदेश में कितनी महिलाओं को रोजगार मिल रहे हैं, कितनी बच्चियां शिक्षित हो रही हैं, कितनी बच्चियां दिल्ली में सुरक्षित हो रही हैं, कितने युवाओं को रोजगार मिल रहा है। ये जवाबदेही आपकी है। बिल्कुल। हमें तो 15 महीने का टाइम मिला था, वो भी आपने नहीं टिकने दिया, तोड़ मरोड़ के आपने बराबरी करके और आप वापस बाद में तो देखिए दम है तोड़फोड़ के आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ने तोड़ लिया, कृष्णा जी भी बैठी हुई हैं और सरकार गिरा दी आपने। और ये तो आरोप हमेशा लगेगा कि लोकतांत्रिक मूल्यों और लोकतंत्र का अपमान है ये। तो क्या ये वजह है कि कांग्रेस अपनी जवाबदेही से बच सकती है और बीजेपी ये कहेगी कि हमें बहुत कम समय मिला है? अब तो डबल इंजन की सरकार काफी समय हो गया। आप क्या जानना चाहते हैं, आप पूछिए, आप क्लियर। मैं पूछना यही चाहती हूँ कि ये जिस तरीके की राजनीति इस समय देश देख रहा है, एक पार्टी आती है वो नए भारत का सपना दिखाती है, दूसरी पार्टी कहती है कि हमने भी बहुत कुछ किया था। क्या इस सारे घालमेल में जो है वो महिलाएं कहीं पीछे छूट गई हैं, वो विकास की लड़ाई कहीं पीछे छूट गई है, वो शिक्षा महिलाओं की कहीं पीछे छूट गई है? इसका क्या हल आप देखती हैं? मैंने भी 15 महीने का वो कार्यकाल देखा और मैंने कोरोना का पूरा कार्यकाल सीएम साहब का देखा इस समय, शिवराज जी का। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने अपनी पंचायत में कभी नहीं सोचा था। हम लोग बच्चों के डिजिटलाइजेशन पे आ गए, एजुकेशन के। हम कोरोना में, मैं अभी भी डिस्कस कर रही थी थोड़ी देर पहले सुमित जी के साथ, तो मैंने उनको बताया कि हमारी पंचायत में सरकार ने हमें 14 फाइनेंस कमीशन का हमें पैसा मिला, हमने कैसे उसको लोगों के लिए यूटिलाइज करा। 140 लोग। ये अभी बीजेपी की सरकार है इसीलिए मिल रहा है, पहले कांग्रेस की सरकारों में कभी मिलता नहीं हमें 15 महीनों में कुछ इतना ज्यादा चीजें नहीं मिली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, सी टू बी वेरी ऑनेस्ट। और उसके पहले क्योंकि मेरा पूरा 5 साल का जो करियर है वो दोनों सेंट्रल और स्टेट की सरकार दोनों जगह जो थी वो बीजेपी की थी, तो उनके साथ तो हमें बहुत सारी चीजें मिली। मुझे अपनी पंचायत में हमें मॉडल आंगनवाड़ी मिली जब माया सिंह जी विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर थी उस समय, और हमने मैल न्यूट्रिशन के लिए वहां पे नए एक्सपेरिमेंट्स करने की मांग करी, हमारे साथ वो भी पूरा हुआ। तो जब वो बात आई थी कि क्या महिलाएं आ सकती हैं, तो हाँ, आई वाज एग्रीइंग टू दैट थिंग कि हाँ, महिला अगर रहेगी तो बेहतर है। बट उसके अलावा भी देयर वर लॉट ऑफ गुड थिंग्स दैट वी गॉट। आखिरी सवाल मेघा परमार से, क्योंकि समय मेरे पास अब कम है। मेघा, क्या इसी राजनीति में, इसी आरोप प्रत्यारोप, इसी सब में के चलते जो है वो महिलाएं कहीं पीछे छूट जा रही हैं? हाँ, छूट रही हैं। क्या हल मेघा देखती हैं इसका? छोटा सा जवाब। तो एक खिलाड़ी होने के नाते बोलती हूँ कि खिलाड़ी एक तो किसी का नहीं होता, सबका भी होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं के मुद्दे पे किसी भी पार्टी को राजनीति नहीं करना चाहिए। उन्हें हमने अभी पुराने से लेकर अभी तक देखा है, बहुत संघर्ष उन्होंने झेल लिया है। अब वो टाइम आ गया है जो वो जो डिजर्व करती हैं वो उन्हें दिया जाए, चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, चाहे वो राजनीति की फील्ड हो, खेल हो, या किसी भी चीज में क्यों ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एबीपी न्यूज़ के शिखर सम्मेलन में इस मंच पर आप आई और अपनी बात आपने मुखरता के साथ कही। तो फिलहाल यहाँ पर हम एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन कहीं मत जाइए, ये सिलसिला लगातार जारी है। कुछ और मेहमान इस मंच पर आने वाले हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।